गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन काल में आप लोग सभी घरों में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो आपको डेली वीडियो डाली जाती हैं शिक्षकों द्वारा, उनको आप डेली रेगुलर वेज में देखिए, समझिए, उनसे पढ़िए और अपने नोट्स बनाते रहिए। और साथ के साथ जैसा कि देखा जा रहा है कि सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा एहतियात बरतें और जब भी बाहर जाएं तो मास्क या कुछ कपड़ा बांध के निकलें मुंह पर, और रेगुलर वेज में हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच आप डाउनलोड कर लीजिए और जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो रेगुलर बेस पे अपडेट करते रहें। ठीक है। तो ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए हम अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवाल हल कराए थे। इस वीडियो में सवाल संख्या 12 तक हमने पिछली वीडियो में करा दिए थे। अब सवाल संख्या 13 से हम आपको इस वीडियो में सवाल कराएंगे। तो आइए, ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए देखिए। तो यह सवाल संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इसमें दिया गया है कि यदि f(x) का मान 3/3 की कोई आव्यूह के बराबर है, जिसकी पहली पंक्ति cos x माइनस sin x 0, दूसरी पंक्ति sin x cos x 0 और तीसरी पंक्ति में 0 0 1 हो, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) गुणा fy बराबर f ऑफ x प्लस वाई होगा। तो आइए इस सवाल को कैसे सिद्ध किया जाएगा हम देखते हैं। आइए देखिए, प्रश्न में f(x) बराबर ये दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि f(x) गुणा fy बराबर f कोष्टक x प्लस वाई के बराबर होगा। तो देखिए, इसमें बायां पक्ष लेते हैं, यानी कि LHS हमने लिया f(x) और fy। ठीक है। अब f(x) का मान रखते हैं cos x माइनस का sin x 0, sin x cos x 0 और 0 0 1। ठीक है। अब ऐसे ही जब यहाँ f(x) है तो इसके सभी एंगलों में क्या है, x आया है। जब यहाँ y होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, यानी कि इस तरीके से कि हो जाएगा cos y, ये माइनस का sin y, ये 0, ये हो जाएगा sin y, ये cos y, ये 0 और ये 0 0 1। ठीक है। ये भी 3/3 की आव्यूह है और ये भी 3/3 की आव्यूह है, तो इनको गुणा करने पर भी एक 3/3 की आव्यूह ही बनेगी। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए, इसका गुणा करना प्रारंभ करते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं, इसकी पहली पंक्ति, इसका पहला स्तंभ के संगत अवयव गुणा होंगे और उनका योग होगा। आइए करते हैं। cos x का cos y से, प्लस, ठीक है, फिर इसका इससे, यानी कि माइनस का sin x sin y, है ना, और 0 का 0 से लिखे नहीं, क्योंकि 0 का 0 से 0 ही रहेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो उसमें क्या आएगा cos x का इससे, तो ये हो जाएगा cos x माइनस का sin y, प्लस फिर माइनस sin x का cos y से, तो माइनस का sin x cos y। ठीक है। यहाँ से मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है इनका। चलो इसको इनको हटाओ। ठीक है, ये आ गया माइनस का sin x cos y, और अगला जो आएगा ये 0 से 0, यानी कि ये भी ना लिखें आप। अब ऐसे ही पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखो इससे इसका गुणा 0 हो जाएगा, माइनस sin x से इसका गुणा 0 हो जाएगा, और 0 से 1 का गुणा 0, यानी कि ये 0 हो गया।
इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अगली पंक्ति यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन एक्स का कॉस वाई से, ठीक है। अब कॉस एक्स का किससे होगा, साइन वाई से, बिल्कुल सही, प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और जीरो का जीरो से, तो वो ना लिखें, जीरो का जीरो से होगा तो ना लिखें उस सब, ठीक है। अब देखिए आगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइन एक्स का माइनस साइन वाई से, तो साइन एक्स का माइनस साइन वाई से प्लस, ठीक है। अब कॉस एक्स का कॉस वाई से, ठीक है। और जीरो का जीरो से ना लिखें। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, साइन एक्स का जीरो से जीरो होगा ना लिखें, कॉस एक्स का जीरो से जीरो होगा गुणा ना लिखें, और जीरो का वन से गुणा जीरो होगा, तो यहाँ पे खाली जीरो आ गया, 3 जीरो बन गए, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है। चलिए अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो जीरो का जीरो से जीरो होगा, ठीक है। इसको लिख लें तो भी कोई बात नहीं है, तो जीरो, इसका भी जीरो और इसका भी जीरो, तो जीरो आ गया, समझ में आया। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इससे करेंगे जीरो आएगा, इसका इससे करेंगे जीरो आएगा, इसका इससे करेंगे तो भी जीरो आएगा, ये भी जीरो हो गया। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो जीरो का जीरो से जीरो, जीरो का जीरो से जीरो, और एक का एक से एक। यहाँ तक ये समझ में आ गया, ये स्टेप समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो देखिए इसको रखेंगे cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई बनेगा, cos x cos y माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। इसको देखिएगा, इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से, दोनों में माइनस से एक घेरा और एक घेरा, दोनों से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या बनता है, ये बनेगा देखिए साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और ये जीरो का जीरो, ठीक है। ये पहली पंक्ति समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए ये है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये एज इट इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखा जाए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट पहले लिखते हैं, तो कॉस एक्स कॉस वाई, ये हो गया माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। और अंत में जीरो है तो जीरो लिख दिया, और देखो अंतिम पंक्ति तो यही जीरो जीरो और वन। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये स्टेप क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये जो सूत्र है ये किसका सूत्र है, ये और ये जानते हैं कि cos a प्लस बी का सूत्र है, ए की जगह यहाँ x है और बी की जगह y है, तो यहाँ हम लिख देंगे इसकी जगह cos x प्लस वाई, और ये है साइन ए प्लस बी का, है ना, तो साइन x प्लस वाई, अगला जीरो, फिर ये किसका है, ये भी साइन एक्स प्लस वाई का है, और ये किसका है, ये cos x प्लस वाई का सूत्र है, जीरो और जीरो जीरो वन। यदि हम fx को देखें तो कुछ इसी तरीके का इसका प्रारूप है, यहाँ x है तो cos x माइनस का sin x sin x cos x, और देखो यहाँ पे क्या है, x की जगह x प्लस वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। यही तो लगा था हमको RHS में, प्रूव हो गया। हमने fx इंटू एफ वाई लिया, हल किया, समझ में आया हल, एक एक स्टेप कराई है, आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके देखिए, सब समझ में आएगा।
और इसको हल करने के बाद इसको रखा हमने और इसके मान रखे। हमने देखा कि cos x प्लस वाई है, sin x प्लस वाई है, माइनस का और sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई। इसको तुलना कीजिए जो दिया हुआ है और जो हमारा आया है। तो यदि हम x की जगह x प्लस वाई रख दें तो वही चीज़ यहाँ बन जाएगी, यानी कि एफ एक्स प्लस वाई का मान ये है तो यहाँ रख दिया। सिद्ध भी यही करना था हमको कि एफ एक्स गुणा एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यह सवाल संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इसमें दिया गया है कि यदि a एक आव्यूह है 3/3 की, जिसकी पहली पंक्ति में 1 0 2, दूसरी पंक्ति 0 2 1 और तीसरी पंक्ति में 2 0 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि a का क्यूब यानी कि a घन माइनस 6a वर्ग प्लस 7a प्लस 2i बराबर o यानी कि शून्य आव्यूह के बराबर आएगा। तो देखिए a घन निकालना है ना, और a वर्ग निकालना है। तो पहले वो समझिए कि जब तक a क्यूब यानी कि a घन और a वर्ग यानी कि a स्क्वायर ना निकाल पाएँ आप, जब तक आप इस सवाल को नहीं कर सकते। तो ऐसे सवाल लगभग हर साल बोर्ड में आते रहें। तो इस सवाल को कैसे करते हैं वो हम समझाते हैं। आइए देखिए। तो देखिए a बराबर इसमें यह दिया हुआ है। अब हमें a घन यानी कि a क्यूब निकालना है। a क्यूब निकालने का तरीका क्या होगा कि पहले हमको a में a स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा, जब तो a क्यूब निकलेगा, और उसके लिए हमें a स्क्वायर चाहिए। a स्क्वायर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या निकलेगा? इसमें a स्क्वायर निकलेगा, जब जाके a क्यूब निकाला जाएगा। समझ में आया? तो देखिए इसमें मिटा दीजिए, a क्यूब यानी कि a स्क्वायर निकालिए, a वर्ग निकालिए। a वर्ग का मतलब है a गुणा a, ठीक है। अब यानी कि इसी आव्यूह को 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 को 2 बार आपस में रख के गुणा कर दें। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसको गुणा करना आपको आ ही गया है, तो जल्दी से करते हैं। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का 1 से 1, 0 का 0 से 0 मत लिखो इसको, 2 का 2 से 4 प्लस का 4, ठीक है। अब ऐसे ही पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का 0 से 0 हो गया, 0 का 2 से 0 हो गया, 2 का 0 से 0 हो गया, तो ये हो गया 0। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? देखो 1 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 का 2 से 0 आ जाएगा, 2 का 0 से 0 आ जाएगा, यानी कि तीनों 0 आ रहे हैं, जोड़ 0 बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 का 2 से 2, 0 का 1 से 0 ना लिखें, 2 का 3 से प्लस का 6, ठीक है। पहली पंक्ति पूरी। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 का 1 से गुणा 0 रहेगा, 2 का 0 से गुणा 0 रहेगा, 1 का 2 से गुणा कितना होगा? 40। समझ में आया? अब देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 का 0 से 0, 2 का 2 से 4 और 1 का 0 से 0 यानी कि 4। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 का 2 से 0 हो जाएगा गुणा, 2 का 1 से 2 रहेगा, 1 का 3 से 3 रहेगा, तो 2 प्लस 3। अब तीसरी पंक्ति पे चलते हैं और पहला स्तंभ लेते हैं, तो 2 का 1 से 2, 0 का 0 से 0 रहेगा गुणा, 3 का 2 से करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 0 से गुणा 0 होगा, 0 का 2 से गुणा 0 होगा, 3 का 0 से गुणा 0 होगा, तो ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का 2 से 4, 0 का 1 से 0 ना लिखो, 3 का 3 से 9, यानी कि a वर्ग यानी कि a स्क्वायर आ गया 5 0 8 2 4 5 8 0 3। ठीक है, a स्क्वायर निकालना आ गया, समझ में आ गया। ठीक, a क्यूब निकालते हैं, तो a क्यूब के लिए a इंटू ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ रखते हैं आप a को, तो 1 0 2
0 2 1 और 2 0 3। ए स्क्वायर आपने निकाला है अभी, यह 508 2 4 5 8 0 13। ठीक है, समझ में आ रहा है। केवल हमने क्या किया, ए को ए तो हमें दिया हुआ है तो ए तो वही रख दी जो दी हुई है, और ए वर्ग जो हमने निकाला है वो वहां पे रख दिया। इन दोनों का गुणा कितना बनेगा, ए क्यूब यानी कि ए घन। समझ में आ रहा है। अब इनको गुणा करेंगे आप और ए क्यूब निकालेंगे। उसके बाद हम LHS में मान रखेंगे और उसे हल करके दिखाएंगे कि वो ए मैट्रिक्स के यानी कि सॉरी ओ मैट्रिक्स रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह के बराबर आएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ भी गुणा करना है, गुणा करेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का 5 से 5, 0 का 2 से 0 हो जाएगा, 2 का 8 से 16 प्लस का 16। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का 0 से 0 हो जाएगा गुणा, 0 का 4 से 0, 2 का 0 से 0, तो ये टोटल रिजल्ट कितना है 0। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 का 8 से 8, 0 का 5 से 0, 2 का 13 से कितना आएगा 26। बात समझ में आई। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 का 5 से 0, 2 का 2 से 4, 1 का 8 से 8। ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 का 0 से 0, 2 का 4 से 8 और 1 का 0 से 0, तो 8 ही रह गया। ठीक है, 8 ही रह गया। अब आगे चलते हैं। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 का 8 से 0, 2 का 5 से 10 प्लस 1 का 13 से 13। बात समझ में आ रही है। अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 2 का 5 से 10, 0 का 2 से 0 रहेगा ना लिखें, 3 का 8 से प्लस का 24। समझ में आया। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 0 से 0 ना लिखें, 0 का 4 से 0 ना लिखें और 3 का 0 से 0, तो तीनों 0 आ जाए तो उत्तर कितना आ गया 0। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 का 8 से कितना होगा 16, 0 का 5 से ना लिखें क्योंकि 0 आएगा, प्लस 3 का 13 से कितना होता है 39। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर कितना आ गया 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55। ए क्यूब भी निकाल लिया हमने और ए स्क्वायर भी निकाल लिया। इसके बाद हम जो इस प्रश्न की LHS है यानी कि बायां पक्ष है वो रखते हैं। तो देखिए LHS कितनी है, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2i। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ए क्यूब और ए स्क्वायर के मान और ए के मान रखने होंगे। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह है जो कि 3/3 की हम बता चुके हैं कैसे बनती है, तो उनके सभी के मान हम रखते हैं। ए क्यूब हमने निकाला है, ए क्यूब कितना है 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक है, माइनस का 6। ए वर्ग भी हमने निकाल रखी है, ये रही 5 0 8 5 0 8 2 4 5 8 0 13 8 0 13। ठीक है, तो हमने ए स्क्वायर रख दी प्लस का 7। अब ए जो हमें दी गई है 1 0 2 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये हो गई। और प्लस का 2i यानी कि प्लस का 2 आई 3/3 की क्या होगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए अब इनको बस हमें जोड़ना है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इस -6 का गुणा इसमें कर दें तो सारे प्लस के बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम -6 यानी कि जो एलिमेंट हैं बाहर, अवयव हैं, मतलब सॉरी इसके अचर हैं, उनको गुणा करके, जैसे यहाँ 2 का गुणा कर लें अंदर इसके, यहाँ पे 7 का करने में, यहाँ -6 का करना है। ठीक है, उसके बाद योग करेंगे सभी अवयवों का। तो पहले रखते हैं 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक है, प्लस बनाया, -6 का गुणा किया, अंदर -6 का गुणा करिए आप, तो ये कितना हो गया -30 0 8 में करोगे -48 हो जाएगा, है ना। फिर -12 और 4 में करोगे -24, 5 में किया -30 -48 0 और 13 में 6 का करोगे तो 78 -78। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं, बस प्लस को बाहर किया और -6 का गुणा इस अवयव के सभी अवयवों में कर दिया। ठीक है, अब इस 7 का गुणा इसके अवयवों में कर दो। ठीक है, तो देखो ये क्या बनती है, 7 0 14 0 14 7 14 0 21। 7 का गुणा कर दिया सभी अवयवों में, और यहाँ कर दीजिए 2 का, यानी कि प्लस का 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए यहाँ पे 4 अवयव है 3x3 की, जिनकी कोटियाँ सभी की समान है, तो सभी के संगत अवयव जोड़ने हैं हमको। ठीक है, तो सभी के संगत अवयव जोड़ते हैं। आइए देखें क्या आता है। देखिए पहली में कितना है 21, दूसरी में पहली पोजीशन पे -30, तीसरी में प्लस का 7, चौथी में प्लस का 2। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा 0 0 0 0 0 + 0 + 0 + 0। ठीक है, ऐसे ही अगले में 34, फिर -48, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, और प्लस का 14 और प्लस का 0। ठीक है, समझ में आई पहली पंक्ति। अभी हल नहीं की है, अभी लिखी है केवल। ठीक है, अब देखिए अगली पंक्ति देखते हैं। 12 माइनस का 12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, और प्लस का 0 प्लस का 0। अगले अवयव पे चलते हैं। 8 माइनस का 24, प्लस का 14 प्लस का 2। ठीक है, अब उससे अगले पे 23 माइनस का 30, प्लस का 7, है ना, और प्लस का 0। ठीक, दूसरी पंक्ति भी समझ में आ गई होगी। अब तीसरी पंक्ति में पहला अवयव 34 है। 34 माइनस का 48, प्लस का 14 प्लस का 0, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अच्छा अब अंतिम अवयव हम निकाल रहे हैं, तो 55 माइनस का 78, प्लस का 21 और प्लस का 2। ठीक है, अब इसको हल करें आप, देखें। देखिए 21 + 7 + 2 कितना हो गया 30, 30 माइनस 30 0। सभी जोड़ेंगे तो 0 आएगा ये तो। और देखो 34 और 14 धनात्मक है, जोड़ेंगे 48, 48 माइनस 48 0। पहली पंक्ति में सभी अवयव 0 हो चुके हैं। अब अगली देखिए 12 माइनस 12 0 हो गया, और 0 + 0 0 हो गया, तो ये भी 0। 8 और 14 22 और 2 24 माइनस 24 0। 23 और 7 30 माइनस 30
शून्य प्लस शून्य शून्य, 34 और 14 48 माइनस 48 शून्य, ये सभी शून्य है, जोड़ भी शून्य होगा। 55 और 21 76 और 2 78, 78 में से 78 माइनस करें तो सभी अवयव किसी भी अवयव के शून्य हो जाते हैं, तो उसको हम शून्य अवयव यानी कि ओ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यही हमें लानी थी, यहाँ RHS आ चुका है। समझ में आ गया? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए ये अगला सवाल है आपकी प्रश्नावली 3.2 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो यह सवाल संख्या 18 है, आपकी स्क्रीन पे आ रही है। तो इसमें दिया गया है कि यदि कोई अवयव A है जो 2/2 की है और उसमें पहली पंक्ति में 0 - tan α/2 और दूसरी पंक्ति में tan α/2, 0 है, जिसमें I भी दिया हुआ है, तो I भी कोटि 2/2 का एक तत्समक अवयव है। तो सिद्ध कीजिए कि I + A बराबर होगा I - A कोष्टक में, और उसमें I - A के साथ एक जो अवयव है गुणे में है, और वो भी 2/2 की अवयव है। उसकी पहली पंक्ति में cos अल्फा माइनस sin अल्फा और दूसरी पंक्ति में sin अल्फा cos अल्फा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में, तो जरा देखिएगा उसको। तो देखिए इस सवाल में ये जो tan α/2 का जो मान दिया हुआ है, तो ये जो cos अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा ये टर्म दिए हुए हैं, तो उसको हमें tan α/2 के पदों में ही तोड़ के लाने में हम अगर कर सके इसको, तो ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो हम जानते हैं कि cos अल्फा बराबर होता है 1 - tan स्क्वायर α/2 बटे में 1 + tan स्क्वायर α/2, और sin अल्फा बराबर होता है 2 tan α/2 बटे में 1 + tan स्क्वायर α/2। ये cos अल्फा का मान है और ये sin अल्फा का मान है। समझ में आ गया? अब यदि tan α/2 को मैंने k मान लिया, k माना, तो a जो अवयव है वो क्या बनेगी? देखो 0 माइनस का k और k और 0, ये अवयव इसमें बन जाएगी। देखो 0 माइनस का k प्लस का k और 0, ठीक है, ये a अवयव आ गई। अब हम सिद्ध करने की ओर चलते हैं, देखिएगा। अच्छा, इनके भी मान देख लेते हैं, इनके मान क्या आएंगे। ये आ जाएगा 1 - k स्क्वायर बटे में 1 + k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 2k बटे 1 + k स्क्वायर। तो हम tan के सूत्रों में नहीं पढ़ेंगे, सीधे हम इसके k में ही इसको हल करेंगे। तो आइए देखें कि इसको अब आगे कैसे करते हैं। देखिए LHS लिया हमने, यानी कि बायां पक्ष, तो LHS है I + A। I का मतलब है तत्समक अवयव 2/2 की, 1 0 और 0 1, और प्लस A हमने ये निकाल दिया, इसको लिखेंगे तो 0 माइनस का k और 0। तो यदि इसको हल कर लें हम तो कितना आएगा? 1 में 0 जोड़े तो 1 रहता है भाई, 1 में 0 जोड़े तो 1 ही तो रहेगा, और 0 में -k जोड़े तो -k रहेगा। ऐसे 0 में k जोड़ा k आया, 1 में 0 जोड़ा 1 आया, तो ये आ गई। अब हमें RHS को हल करके अगर हम ये ले आए तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखें। अब RHS लिया हमने, RHS में I है तो 1 0 0 1 माइनस A, यानी कि 0 - k और 0 की अवयव माइनस करेंगे इसमें से,
और जो रिजल्ट आएगा उसमें ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके मान जो है वो रख देंगे। कॉस अल्फा का मान क्या है हमारा 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर बटे में 1 प्लस के स्क्वायर रख दिया। और फिर क्या है माइनस साइन अल्फा, तो माइनस का 2k बाई 1 प्लस के स्क्वायर। कैसे? क्योंकि साइन अल्फा का मान ये रहा, ठीक है, साइन अल्फा ये दिया हुआ है आपको। ऐसे ही अब साइन अल्फा रखना है तो ये हो गया 2k बटे में 1 प्लस के स्क्वायर। ऐसे ही ये कॉस अल्फा रखना है तो ये हो गया 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर। इस 2/2 अवयव को हल कर देंगे इसके साथ। तो आइए देखिए कैसे होगा। इसको इन दोनों को यदि हल करते हैं तो एक में से 0 घटाया तो 1 रहा, 0 में से क्या घटाया माइनस के घटाया तो माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही, तो k बन गया। ऐसे ही 0 में से k घटाया तो माइनस k हो गया, 1 में से 0 घटाया तो 1 हो गया। समझ में आया? 2/2 की अवयव ये बन गई। अब इसमें हम इसका गुणा करते हैं, 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर माइनस का 2k अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, ये हो गया 2k बटे 1 प्लस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इनको गुणा करना है दोनों अवयवों को। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 1 का गुणा हमने किया 1 माइनस के स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर में, है ना, प्लस फिर इस k का करेंगे इसमें, तो 2k और k कितना हो गया 2k स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? पहला अवयव निकल आया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 का गुणा इसमें होगा तो ये तो माइनस 2k ही रहेगा, माइनस 2k और 1 प्लस के स्क्वायर हो गया। फिर प्लस k का इसमें करेंगे तो प्लस का k गुणा 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब दूसरी पंक्ति निकालते हैं, तो माइनस के का इसमें गुणा हो जाएगा पहले अवयव में, पहले स्तंभ के, तो माइनस के का गुणा 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर में हो जाएगा, प्लस फिर उसका 1 का 2k में हो जाएगा, 1 2k बटे 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पंक्ति दूसरा है, तो माइनस के का इसमें होगा तो k माइनस और माइनस प्लस हो गया, और k और k स्क्वायर और 2 है ऑलरेडी, तो चलो देख लो, माइनस के और इसमें हो रहा है माइनस 2k बाई 1 प्लस के स्क्वायर, है ना, प्लस फिर 1 का इसमें हो जाएगा तो 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर, एक स्टेप करीब। ठीक है ना, तो ये आएंगे, ये दूसरी पंक्ति आ गई आपकी। अब इनको हमें क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखें, ये जगह तो है नहीं, इसको मिटाते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इनको हल करके हमें रखना है। तो देखिए इनको हल करते हैं, तो देखो ये आएगा 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर, है ना, और ये है प्लस का 2k स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर। पहला पद आ गया। दूसरे में क्या आएगा माइनस 2k, माइनस का 2k बटे में 1 प्लस के स्क्वायर, और ये कितना आएगा k का गुणा हो जाएगा उसमें, तो प्लस k माइनस के क्यूब बटे में 1 प्लस के स्क्वायर। देखो k का 1 में किया k हुआ, और माइनस के स्क्वायर में किया तो माइनस का k क्यूब। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए अगले में इसको हल करेंगे, इस वाले को, तो ये हो जाएगा माइनस का k प्लस का k क्यूब बटे 1 प्लस के स्क्वायर, और 1 का इसमें करेंगे तो प्लस का 2k बटे 1 प्लस के स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब देखो माइनस के और माइनस 2k, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, और ये हो गया 2k
स्क्वायर बटे में 1 प्लस के स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे आप गुणा करके तो ये बनेगा 1 माइनस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर। ये 2/2 के निकल आए। अभी और भी हल कर सकते हैं इसको। तो देखो दोनों का लासा सेम आएगा 1 प्लस के स्क्वायर, है ना। इनको हल करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस के स्क्वायर प्लस का 2 के स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ भी लासा यही आएगा 1 प्लस के स्क्वायर। इनको हल करेंगे माइनस का 2 के प्लस का के माइनस का के क्यूब। ऐसे इसको हल करेंगे 1 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ भी माइनस का के प्लस का के क्यूब और प्लस का 2k। ठीक है, ऐसे यहाँ भी 1 प्लस के स्क्वायर ही आएगा लासा, और यहाँ हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, माइनस का के स्क्वायर पहले पद निकालते हैं हम, तो 1 प्लस का के स्क्वायर बटे में 1 प्लस के स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, माइनस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर बनेगा। अच्छा यहाँ आ जाइए, तो यहाँ बनता है माइनस के, और यदि हम के, क्योंकि के सभी में माइनस के को कॉमन ले लें, तो माइनस के को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बनेगा -2 + 1 -1, और माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 हो गया, और यहाँ से एक के गया और माइनस गया तो प्लस का के स्क्वायर बटे में 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब देखिए, यहाँ से हम करें तो यहाँ से के कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बनेगा 1 प्लस के स्क्वायर बटे में 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस के स्क्वायर बटे 1 प्लस के स्क्वायर बन रहा है। क्लियर है। तो देखिएगा, इस पद से ये पद एक बार गया, ये भी एक बार गया, ये भी एक बार गया, ये भी एक बार गया। तो देखिएगा ये आ गया 1, ये हो गया माइनस का के गुणा 1 माइनस के, ये के गुणा 1 के हो गया, और ये 1 हो गया। तो जरा LHS देखिए आप, LHS भी 1 माइनस के बनाई थी, RHS भी उतनी ही आ रही है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरीके से यह सिद्ध हो सकता है। समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, और आप इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कहीं कहीं स्टेप आप भूल सकते हैं, वैसे कोई टिपिकल स्टेप नहीं है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, तो देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यह सवाल संख्या 19 है, प्रश्नावली 3.2 की। तो देखिए, इसमें कहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। कितने हजार रुपयों का? 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के फंडों में निवेश करना है। ठीक है, जो बॉन्ड होते हैं उनमें निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ए में 1800 हो और बी में 2,000 रुपये हो। यानी कि 1800 ब्याज प्राप्त हो तो हम कितना कितना निवेश करें प्रथम बॉन्ड में और द्वितीय बॉन्ड में, और 2,000 यदि हमें कुल ब्याज चाहिए तो हम कितना प्रथम बॉन्ड में निवेश करें और कितना द्वितीय बॉन्ड में निवेश करें। तो आइए इस सवाल को देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए, तो प्रश्न में दिया गया है कि कुल कोष कितना है 30,000 रुपये। तो माना कि रुपये X निवेश किए जाते हैं
किए जाते हैं, बॉन्ड 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 ऐसे लिखा जाएगा ना, बॉन्ड प्रथम में, ठीक है। और रुपए, क्योंकि 30,000 का कोष है, x रुपए यहाँ निवेश कर दिए तो बचे कितने, 30,000 में से x कट जाएगा, यानी कि 30,000 माइनस x रुपए निवेश किए जाएंगे, किसमें, निवेश किए जाते हैं द्वितीय बॉन्ड में, यानी कि बॉन्ड द्वितीय। ठीक है, तो इसको यदि आव्यूह के रूप में लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए आव्यूह पहले बॉन्ड में x रुपए खर्च किए हैं और दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस के x। और जो इसमें ब्याज की दर जो दी हुई है उसको हम बी आव्यूह मान लेते हैं। तो ब्याज की दर 5/100 यानी कि 5% है प्रथम बॉन्ड पर, प्रथम बॉन्ड का 5%, 5/100 हो गया, और द्वितीय में है 7%, 7/100 हो गया। तो ये कह रहा है कि ब्याज जो आए, ब्याज कितनी आए, ब्याज कितनी आए, 1800 रुपये, ये तो कह रहा है। तो ब्याज होता है क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 तो इसी की वजह से आता है ना, रेट की वजह से ही, दर की वजह से ही। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम इन दोनों का गुणा कर दें, तो ए गुणा बी बराबर ब्याज, कुल ब्याज, कुल ब्याज, ठीक है। यहाँ पे 1800 है, तो देखिए ए गुणा बी करते हैं, तो ए क्या है, x 30,000 माइनस का x, और बी क्या है 5/100 और 7/100, 1800, कुल ब्याज 1800 है इसमें, ठीक है। तो देखिए जैसे गुणा करते हैं भाई, इसका गुणा होगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बस खत्म, एक बार में उत्तर आ रहा है, 1/1 का बनेगा। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो x का करेंगे इससे, तो 5x/100 बनेगा, प्लस 7 का गुणा इससे करें तो 2,10,000, 30,000 में 7 का गुणा होगा ना, 2,10,000 माइनस का 7x/100 बराबर 1800, ये तो आएगा। क्योंकि देखो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति है 2 स्तंभ में, 1 गुणा 2, और इसमें 2 पंक्तियां हैं 1 स्तंभ में, तो 2 गुणा 1, 2 से 2 बराबर है तो गुणा होना संभव है, और ऑर्डर क्या आएगा निष्कर्ष का 1/1, यानी कि एक अवयव आएगा, सही कर रहे हैं। तो देखिए 100 का गुणा इसमें पूरे में कर दीजिए, तो 5x प्लस का 2,10,000 माइनस का 7x, और 100 का हमने गुणा किया पूरे में, पूरे समीकरण में 100 का गुणा किया, तो ये कितना हो गया 1,80,000, 2 जीरो बढ़ गए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। देखिए 5x माइनस 7x माइनस 2x हुआ, 2,10,000 को उधर पहुंचा दिया, 1,80,000 में से 2,10,000 कट जाएंगे, ठीक है। यानी कि माइनस का 2x ये हुआ और माइनस का 30,000 ये हुआ। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा सीधे से x का मान 15,000। जब x 15,000 यानी कि प्रथम में निवेश कितना हुआ, प्रथम बॉन्ड में निवेश कितना है, रुपए 15,000। तो द्वितीय बॉन्ड में कितना होगा, 30,000 में से घटा दीजिए, उतना ही आ गए 15,000, ठीक है। अब बी क्या है, बी में कह रहा है कि ब्याज होनी चाहिए 2,000 रुपये, ब्याज होनी चाहिए कितनी, 2,000 रुपये,
कुल ब्याज 2000। तो इस बात को ऐसे करिए, देखिए बाकी सब तो समीकरण यही रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर x 30,000 माइनस x 5/100 7/100 बराबर 2000। बस यही तो बदलेगा और तो कुछ बदलना नहीं है। तो इसको हल कर लीजिए। तो इसको हल करेंगे तो ये पूरी समीकरण तो यही आनी है ना। तो ये आ जाएगी 5x प्लस का 2,10,000 माइनस का 7x बटे में 100 लासा लेने पर हल कर लीजिएगा बराबर 100 का गुणा कर दीजिए आप। तो ये समीकरण हल को क्या आती है, माइनस का 2x, ये बना 2 लाख, 2 लाख हो गया 100 का गुणा करने पे, इसको इधर ले गए तो माइनस का 2,10,000। तो ये क्या हुआ, मैं यहाँ से माइनस का 2x बराबर माइनस 10,000, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना आया 5,000। जब x 5,000 आया तो प्रथम बॉन्ड में कितना निवेश हुआ 5,000 और द्वितीय बॉन्ड में कितना निवेश होगा अपने आप देख लो, 30 में से घटा दो 5,000, 25,000 निवेश हुआ। समझ में आया, जैसे ये था वैसे ये है, शॉर्ट में करा दिया, इस तरीके से करना है वैसे आपको, लेकिन हमें शॉर्ट में इसलिए करा दिया कि ये तो समझ में आ गया ना पहला भाग, दूसरा भाग भी उसी तरीके से होना है, ठीक है। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए 19वां सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सवाल संख्या 20। तो यह इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल बता रहे हैं हम, बाकी सवाल आप अपने आप लगा के देखिए, ठीक है। तो देखिए सवाल में दिया गया है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताबें हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की हैं तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो आइए देखें सवाल को कैसे करेंगे। देखिए रसायन विज्ञान की कितनी किताबें हैं, रसायन विज्ञान की कितनी किताबें हैं 10 दर्जन, यानी कि 10 गुणा 12 यानी कि 120 किताबें, 120 पुस्तकें हैं। और भौतिक विज्ञान की कितनी किताबें हैं 8 दर्जन किताबें हैं भौतिक की। तो 8 गुणा 12 96 किताबें हैं। और 10 दर्जन है अर्थशास्त्र की पुस्तकें कितनी हैं, कितनी है 10 दर्जन यानी कि 120, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, माना कि एक आव्यूह है जिसमें रसायन विज्ञान की 120, भौतिक विज्ञान की 96 और अर्थशास्त्र की 120 किताबें हैं, जिसकी कोटि होगी 1/3, ठीक है। अब जो इन्होंने प्रति पुस्तक बेचने की जो कीमत दी हुई है उसको हम भी मान लेते हैं। तो देखिए और बी बराबर, देखिए भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान की प्रति पुस्तक 80 रुपये कीमत की बिक्री है, 80, और भौतिक विज्ञान की 60 रुपये प्रति पुस्तक बिक्री है और अर्थशास्त्र की 40 रुपये प्रति पुस्तक बिक्री है। तो ये मैंने एक स्तंभ क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं गुणा होने के लिए पहली जो आव्यूह है उसमें जितनी स्तंभों की संख्या है उतने ही पंक्तियां दूसरी में होनी चाहिए, इसलिए मैंने 3 पंक्तियों बना दिया, ठीक है। 3 पंक्तियों बनेगा तो एक स्तंभ रह जाएगा। अब मैं कुल धनराशि प्राप्त करता हूँ, कुल
धनराशि। कुल धनराशि देखिए, कुल धनराशि कितनी होगी, ए डॉट बी, यानी कि ए और बी का गुणा। ए क्या है, ए है 120, 96, 120, ठीक है, और 80, 60, 40 है बी, क्योंकि इनका गुणा कितना आएगा, 1/1 ही तो आएगा। तो देखिए 120 का 80 में गुणा करेंगे तो 12 × 96 प्लस 96 और 60 का गुणा तो 6 × 36, 3 6 9 54 और 3 57, 57 तो 60, और 120 और 40 का गुणा तो 12 चौक 48, 1/1 बनेगा, क्योंकि 1/3 का कोटि ये है और 3/1 की है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, जो निष्कर्ष आएगा, निष्कर्ष आव्यूह का जो ऑर्डर आएगा, कोटि आएगी, वो 1/1 की तो आएगी, ठीक है। तो इन्हीं को जोड़ लें आप, तो 0, 6, 8 और 7 15 और 6 21, 2 हासिल हो गया, 9 और 2 11 और 5 16 और 4 20,160 रुपये की किताबें उसको मिलेंगी, दुकानदार को धनराशि प्राप्त होगी। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आज ये प्रश्नावली ख़त्म हो गई 3.2। इस वीडियो में यहीं तक कराते हैं, और अगली वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए जल्द ही। उसमें हम आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।